नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आस्क प्रेप चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य। यह साम्राज्य न केवल अपने भव्य महलों और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने सांस्कृतिक योगदान और प्रशासनिक नीतियों के लिए भी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। मुगल साम्राज्य की नींव 1526 में बाबर ने डाली, जब उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। बाबर चंगेज खान मातृपक्ष और तैमूरलंग पितृपक्ष के वंशज थे, जो अपनी रणनीति, कुशलता और सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। भारत आने से पहले बाबर फरगाना घाटी आधुनिक उज़्बेकिस्तान के शासक थे, लेकिन अपने वंशानुगत क्षेत्रों में कठिनाइयों और राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उन्हें भारत की ओर रुख करना पड़ा। भारत में आने का उनका मुख्य उद्देश्य एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना था। बाबर ने अपनी सैन्य क्षमता, आधुनिक तोपखाने और युद्धक योजनाओं के सहारे न केवल दिल्ली पर कब्जा किया, बल्कि अपनी सत्ता को स्थिर भी किया। उनके बाद उनके वंशजों ने मुगल साम्राज्य को और भी अधिक विस्तृत और सशक्त बनाया, जिससे यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख साम्राज्य बना। बाबर की सेना संख्या में भले ही छोटी थी, लेकिन उनके पास उन्नत तोपखाना और उत्कृष्ट युद्ध रणनीतियां थीं, जिनकी बदौलत उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की। बाबर के पास उस समय के सबसे आधुनिक और प्रभावी तोपखाने थे, जिन्हें उनके तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा ने संभाला। ये तोपें भारत में युद्ध में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गईं। उनकी तोपों ने न केवल दुश्मन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि युद्ध के दौरान हाथियों को भी आतंकित कर दिया, जिससे इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। बाबर ने तुर्की युद्ध शैली या तुगलमा का कुशल उपयोग किया। इसमें सेना को दो हिस्सों में बांटकर आक्रामक और रक्षात्मक मोर्चे बनाए जाते थे। केंद्र और पंख सेना के बीच में तोपखाने और पैदल सेना को रखा गया, जबकि घुड़सवारों को किनारों पर तैनात किया गया। पहाड़ी इलाके और घेराबंदी बाबर ने अपने मोर्चे को प्राकृतिक और कृत्रिम अवरोधों से मजबूत किया, जिससे दुश्मन को सीधा हमला करना कठिन हो गया। गति और चपलता बाबर की सेना हल्की और तेज थी, जो लोदी की भारी और धीमी सेना पर भारी पड़ी। बाबर की सेना केवल 12,000 सैनिकों की थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। फिर भी बाबर की रणनीति, तोपखाने और नेतृत्व कौशल ने लोदी की बड़ी सेना को हराकर दिल्ली के सुल्तान के रूप में उनकी स्थापना सुनिश्चित की। बाबर की इस जीत ने भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की और युद्ध में तोपखाने के महत्व को उजागर किया। हुमायूं का जीवन वाकई संघर्ष, कठिनाइयों और अद्भुत वापसी का प्रतीक है। बाबर के निधन के बाद हुमायूं 1530 में मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक बने, लेकिन उन्हें एक स्थिर और मजबूत साम्राज्य विरासत में नहीं मिला था। हुमायूं का शासनकाल कई विद्रोहों और चुनौतियों से घिरा रहा। 1540 में शेरशाह सूरी, जो एक सक्षम प्रशासक और योद्धा थे, ने चौसा 1539 और कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई 1540 में हुमायूं को हराकर मुगल साम्राज्य से बेदखल कर दिया। इसके बाद हुमायूं को लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन में रहना पड़ा, जो उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। पराजय के बाद हुमायूं ने फारस, ईरान के शाह तहमास से शरण मांगी। शाह ने उन्हें सैन्य सहायता प्रदान की, लेकिन इसके बदले में हुमायूं को शिया इस्लाम स्वीकार करने का दबाव झेलना पड़ा। फारसी मदद के सहारे हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः जीतने की योजना बनाई। फारस की सहायता से हुमायूं ने 1555 में शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर दोबारा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया।
हालांकि इस जीत के कुछ ही महीनों बाद 1556 में हुमायूं की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत्यु हो गई। वह दिल्ली के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गए थे। हुमायूं भले ही अपनी जीत को ज्यादा समय तक नहीं भुना सके, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अकबर के लिए मजबूत नींव रखी। अकबर, जो उस समय केवल 13 वर्ष के थे, ने बाद में न केवल मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया बल्कि उसे उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया। अकबर ने प्रशासन, संस्कृति और धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए, जिससे मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बना। हुमायूं की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष और पराजय के बाद भी दृढ़ संकल्प और वापसी संभव है। उनका जीवन अकबर की महानता की नींव बना। अकबर को भारतीय इतिहास में उनकी दूरदर्शिता, साम्राज्य विस्तार और धर्मनिरपेक्ष नीतियों के लिए अकबर महान कहा जाता है। उनका शासनकाल 1556 से 1605 मुगल साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति का स्वर्ण युग माना जाता है। 14 साल की उम्र में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराने के बाद अकबर ने गद्दी संभाली। उनके संरक्षक और सैन्य सलाहकार बैरम खान ने आरंभिक वर्षों में उनकी मदद की। अकबर ने एक व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया, जिसमें मनसबदारी प्रथा प्रमुख थी। इस प्रथा के तहत अधिकारियों को उनकी रैंक और जिम्मेदारी के आधार पर मनसब स्थान दिया जाता था। मनसबदारों को सैनिकों की संख्या बनाए रखने और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए जवाबदेह बनाया गया। यह प्रणाली केंद्रीकृत प्रशासन और सेना की मजबूती का आधार बनी। अकबर ने सुलह-ए-कुल, सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता सुनिश्चित करना था। जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर को हटाकर उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नए धर्म का भी प्रस्ताव रखा, जो सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का मिश्रण था। हालांकि यह लोकप्रिय नहीं हुआ। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे साम्राज्य में स्थायित्व और समरसता बढ़ी। उदाहरण, अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से विवाह किया। उन्होंने राजपूतों को प्रशासन और सेना में उच्च पद देकर उनका विश्वास जीता। अकबर ने अपने सैन्य अभियानों के जरिए साम्राज्य का विस्तार किया। उनके साम्राज्य में उत्तरी भारत, राजस्थान, गुजरात, बंगाल और डेक्कन के कुछ हिस्से शामिल थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी और आगरा जैसे शहरों को कला, वास्तुकला और संस्कृति के केंद्र के रूप में विकसित किया। नवरत्न अकबर के दरबार में 9 रत्न अमीर काबिल मंत्री थे, जिनमें बीरबल, तानसेन और अबुल फजल प्रमुख थे। अकबर न केवल एक महान योद्धा और प्रशासक थे, बल्कि उनके शासनकाल ने धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक समागम की मिसाल पेश की। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो भौगोलिक रूप से विस्तृत और सांस्कृतिक रूप से विविध था। उनकी नीतियां उनके उत्तराधिकारियों के लिए प्रेरणा बनी और भारतीय इतिहास में उनकी छवि महान सम्राट के रूप में अमर है। जहांगीर, अकबर के पुत्र, ने 1605 में मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उनका शासनकाल कला, संस्कृति और सौंदर्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। वे एक कुशल प्रशासक कम और कला के संरक्षक अधिक थे। उनकी खासियत उनके व्यक्तिगत रुचियों और उनकी पत्नी नूरजहां के प्रभाव में झलकती है। नूरजहां, मूल नाम मेहरुन्निसा, मुगल साम्राज्य की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक थीं। जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से शादी की। उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल ने उन्हें साम्राज्य की शक्ति का केंद्र बना दिया। नूरजहां ने कई मामलों में साम्राज्य का शासन संभाला। उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह राजनयिक और सैन्य फैसलों में सीधे तौर पर भाग लेती थीं। उनकी कला और डिजाइन की रुचि ने मुगल फैशन
आभूषण और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव डाला। मुगल चित्रकला जहांगीर ने चित्रकारों को प्रोत्साहित किया, जिससे मुगल चित्रकला ने नई ऊंचाइयां हासिल की। चित्रकला में प्रकृति और जीवन के बारीक विवरण को महत्व दिया गया। जानवरों, पक्षियों और पेड़ों के जीवंत चित्र उनके समय की अनोखी विशेषता थे। जहांगीर ने बागों और फव्वारों को बढ़ावा दिया, जो चारबाग शैली के मुगल बागों का प्रतीक बने। कश्मीर की घाटियों और शालीमार बाग के प्रति उनका प्रेम प्रसिद्ध है। जहांगीर का प्रसिद्ध मोर का सिंहासन उनके कला, प्रेम और वैभव का प्रतीक था। इसे बारीक नक्काशी, कीमती रत्नों और सुनहरी परतों से सजाया गया था। हालांकि यह सिंहासन मूलतः शाहजहां के शासनकाल में अधिक प्रसिद्ध हुआ, इसकी बुनियादी संरचना जहांगीर के समय में तैयार की गई थी। यह सिंहासन मुगल दरबार की भव्यता और शान का परिचायक था। जहांगीर का शासनकाल अपने राजनीतिक विस्तार के लिए नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और उनकी पत्नी नूरजहां के प्रभाव के लिए याद किया जाता है। उन्होंने मुगल साम्राज्य को वैभवशाली बनाने में एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जोड़ा, जो आने वाले मुगल शासकों के लिए प्रेरणा बना। जहांगीर के बाद आए शाहजहां, जिनका नाम सुनते ही ताजमहल की तस्वीर सामने आती है। शाहजहां का दौर मुगल स्थापत्य कला का शिखर माना जाता है। उन्होंने दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल जैसे चमत्कारी स्मारक बनवाए। ताजमहल को बनवाने में 22 साल लगे और 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया। इसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां के बाद सत्ता संभाली उनके बेटे औरंगजेब ने। औरंगजेब का शासनकाल सबसे विवादास्पद रहा। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को त्याग कर कठोर इस्लामी कानून लागू किए। दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार, शिवाजी जैसे मराठा शासकों के खिलाफ संघर्ष। हालांकि औरंगजेब के शासन में साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उनकी नीतियों ने आंतरिक विद्रोह को बढ़ावा दिया। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। मुगल साम्राज्य ने भारत को अद्भुत सांस्कृतिक धरोहरें दी। वास्तुकला, ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद। कला, मुगल चित्रकला और सूफी संगीत। भोजन, बिरयानी, कबाब और मुगलई व्यंजन। प्रशासन, न्याय और कर प्रणाली में सुधार। मुगल साम्राज्य का प्रभाव आज भी हमारे जीवन और संस्कृति में महसूस किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता का चक्र घूमता रहता है, लेकिन कला, संस्कृति और धरोहरें अमर रहती हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए आपको मुगल साम्राज्य का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। हम मिलेंगे अगली बार एक और रोमांचक कहानी के साथ।